अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हर गुजरते दिन के साथ यूं लगता है कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आपने देखा कि आज जो है वो लाहौर में जो JIT थी, कोर कमांडर हाउस हमला केस के हवाले से उसकी तहकीकात भी मुकम्मल हो गई हैं और तहरीके इंसाफ का जो चेयरमैन है PTI के उनको कसूरवार भी ठहराया गया है। दूसरी जानिब आज आज़म खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो रावलपिंडी में NAB के रूबरू पेश भी हुए हैं और ये किस्सा है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए हैं। तो यूं लगता है कि जैसे ही आज़म खान साहब ने 164 का बयान जो कि मंजर आम पर आया और वो था साइफर साजिश केस के हवाले से, तो उसके बाद से जैसे बड़ी तेज़ी से ये जितने भी केसेस का जिक्र हुकूमत वक्त करती आई है उसमें बड़ी तेज़ी भी आ रही है और दूसरी जानिब यूँ लगता है कि उनकी मुश्किलात में यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा भी होता नज़र आ रहा है। बहरहाल जो साइफर के हवाले से जो केस है जिसके ऊपर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि हुकूमती ओहदेदारों ने, वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस केस को चलाया जाएगा और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि कम से कम सज़ा 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल तक की जा सकती है। साथ ही वज़ीर कानून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके मुताबिक ये कहा गया था कि जो साइफर है वो अभी तक गायब है और साथ ही उनका ये भी कहना था कि उसको उस साइफर साजिश की वजह से जो है वो कौमी सलामती को ख़तरा भी पहुंचा है। यही तमाम तर सवालात आज हम उठाएंगे क्योंकि कल हमने ये भी देखा था कि मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म दाखिला और एहतसाब की अता तारड़ साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी की थी। आज साथ अता तारड़ साहब हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ये केस है क्योंकि बहुत सारे केसेस का जिक्र किया जिस पे खुद अता साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल बहुत सारे हैं अता तारड़ साहब। एक तो पहले सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में ये केस आता भी है कि नहीं। दूसरी जानिब ये बातें भी की जा रही हैं कि किस किस्म की कौमी सलामती को ख़तरे में डाला गया है और उसको साबित करने के लिए कौन कौन से कवानीन लागू हो सकते हैं। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तो मैं आपसे ये करूँगी। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि तोशा खाना केस हो गया, 9th में हो गया, अलकादर ट्रस्ट हो गया और उसके बाद है साइफर साजिश। इन तमाम केसेस में आप भी और डिफरेंट वज़रा ये कहते आए कि ओपन एंड शट केस है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक बहुत ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं। ये जो अब साइफर वाला मामला है और खुसूसन आज़म खान साहब का 164 के बयान के बाद आपको लगता है ये सबसे ज़्यादा मजबूत केस साबित होगा उनके खिलाफ यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ? बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि तोशा खाना का जो ओपन एंड शट केस है उसका ट्रायल चल रहा है इस वक्त और ट्रायल एविडेंस रिकॉर्डिंग की स्टेज पे आ चुका है। जब जो 2 गवाह हैं उनसे जिरा भी की जा रही है, एविडेंस रिकॉर्डिंग की जा रही है और उनसे तमाम तर वो सवालात किए जा रहे हैं और ये केस इसको इल्तवा का शिकार किया गया और तकरीबन 1 साल लगा इस स्टेज पर पहुंचने तक, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हमेशा से वतीरा रहा है कि केस को टेक्निकलिटीज में उलझाया जाए, मेरिट पे आर्गुमेंट ना किए जाएं, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाए और कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज करने के साथ साथ स्टे ऑर्डर्स मुख्तलिफ आला अदालतों से ले लिए जाएं। अब जब एविडेंस रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसके बाद बहुत कम गुंजाइश होती है उस ट्रायल को डिले करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि तोशा खाना का जो ECP का क्रिमिनल कंप्लेंट का केस है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अच्छा। और वो मजीद ताखीर का शिकार ना तो कानूनी तौर पे हो सकता है और ना कोई स्टे ऑर्डर इसमें लिया जा सकता है। तो वो तो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। जहां तक साइफर की बात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपने कस्टडी में लेना, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को मिसयूज करना या उस डॉक्यूमेंट को गुमा देना, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जुमरे में आता है। और साइफर का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, उसमें 164 का बयान आजम खान साहब का आ चुका कि ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंट मिसयूज किया गया, झूठा बयानिया घड़ा गया, वो डॉक्यूमेंट घर ले जाया गया, वो डॉक्यूमेंट घुमा दिया गया। तो साइफर का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और क्योंकि आजम खान साहब की एक स्टेटमेंट आ चुकी है और इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, वो स्टे वेकेट हो चुका, तो JIT की तो रिपोर्ट फाइनल हो गई है और JIT ने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं। तो आई थिंक खान साहब विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल
और उनको बड़ी मुश्किल होगी इस साइफर केस में, क्योंकि वो इसमें बहुत सारी गैर कानूनी इकदाम कर चुके हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं और उनका भुगतना। अच्छा, तो अतातार साहब, आपने कहा, जैसे आपने कल भी कहा था, आज भी आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसलिए आता है कि इट वाज ये एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, जिसे आपने पब्लिक में लेकर आए, घुमाया, दिखाया और साथ ले गए और फिर वो गुम भी हो गया है। लेकिन अगर मंदरजात की बात की जाए कि मंदरजात पब्लिक करना भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में आता है, राइट? जी, ओके, तो मंदरजात के हवाले से तो फिर ये आजम खान साहब का जो बयान है उसमें कहा गया कि उन्होंने हकायक के बरक्स, यानी जो कुछ उस साइफर में था उसके बरक्स अपने सियासी मफाद के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो फिर मंदरजात कैसे आएंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में? नहीं, देखिए बात यह है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसके मंदरजात को आपने गलत रंग देकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया, आपने जाली मिनट्स बनाए, उस पे एक बयानिया बनाया, पाकिस्तान की रेपुटेशन को इंटरनेशनली डैमेज करने की कोशिश की, और आपने इल्जाम धरा कि जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है और ये अमेरिका की मदद से जो है वो गवर्नमेंट इनकी गिराई गई और हमारी बनाई गई। फिर अब 9 मई के वाकयात के बाद आप उसी अमेरिका से मदद तलब कर रहे हैं, लॉबियस्ट को हायर करके, वहां पे ये तासुर दे के कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आई थिंक ये कोई सेन माइंड का या स्टेबल माइंड का शख्स ये हरकत नहीं कर सकता। और जो मंदरजात हैं इस साइफर के, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है और आगे ट्रायल चलेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से झूठ बोल के, उसको मिस इंटरप्रेट करके, एक सियासी बयानिया घड़ के अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया गया। अच्छा, और पाकिस्तान की साख को मुतासिर करना, मैं आपसे बिकॉज ऑफ कोर्स आप लॉ को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अतातार साहब, और दूसरा कौमी सलामती को खतरे में डालना, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून के तहत ही जो है वो देखे जाते हैं, या कोई और कानून भी लागू हो सकता है? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इनको ट्राई किया जाएगा, और कौमी सलामती को खतरे में डालना और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को डैमेज करना, किसी मुल्क की गवर्नमेंट पे या किसी सॉवरन स्टेट पे ये इल्जाम लगा देना कि उन्होंने पाकिस्तान में गवर्नमेंट को टॉपल करके दूसरी गवर्नमेंट इंस्टॉल की है, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। अच्छा, और ठीक है, आपकी गवर्नमेंट का खात्मा एक नो कॉन्फिडेंस मूव के तहत हुआ, वो आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर था। आप अपने लोगों को रिटेन नहीं कर सके, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो उसका इल्जाम आप एक और मुल्क पे कैसे धर रहे थे और किस बुनियाद पे धर रहे थे, आपके पास क्या सबूत थे? अब तो सारी चीज खुल के सामने आ गई है, तो ये अब इनको कोर्ट में ये चीज बतानी होगी कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये बातें की, एंड आई थिंक ही इज इन हॉट वाटर्स, ही विल नॉट बी एबल टू गेट आउट। अच्छा, देखिए, मैं इसलिए पूछ रही थी कि कोई और कानून भी लागू हो सकता है, बिकॉज राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ रोज कबल जो है वो आर्टिकल 6 का भी कुछ जिक्र किया था कि ये भी देखा जा सकता है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या दैट इज आल्सो इन द ऑफिंग? देखिए, वो कैबिनेट का मामला है कि वो कैबिनेट में मामला आएगा, कैबिनेट उसको कंसिडर करेगी, उसका एक अपना प्रोसीजर है, मगर फिलहाल जो फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत की जा रही है। बाकी अभी कंजेक्चर्स हैं, अभी इस पे कोई ऐसे हतमी फैसला नहीं हो पाया। अतातार साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अतातार साहब, मामले खुसूसी बराए वजीर आजम दाखिला और एहतसाब पर। अतातार साहब, ये फरमाइएगा कि आजम खान साहब का जो 164 का बयान है, क्या उसने एकदम नई रूप फूकी है या हैव मेड दिस केस रियली स्ट्रॉन्गर, एंड क्या वो अप्रूवर के तौर के ऊपर सामने आए हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो वो ऑब्वियसली एक अप्रूवर के तौर पे सामने आए हैं। 164 का उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये खान साहब ने सारा मामला किया, झूठे मिनट्स बनवाए, झूठा बयानिया घड़ा, साइफर को मिसयूज किया, साइफर को मिस इंटरप्रेट किया। तो ये तो बिल्कुल जान इस केस में डली है। और देखिए, ये कोई यकदम से रूनुमा नहीं हुए या बाहर नहीं आए आजम खान साहब। आजम खान साहब को FIA पिछले 6 महीने से नोटिस भेज रही थी और वो उनसे कहा जा रहा था, उनके रिटन रिप्लाईज भी आ रहे थे। खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से असद जावेद गुराल साहब की कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ था कि उनके खिलाफ साइफर के केस में किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, कोई कॉल ऑफ नोटिस उनको नहीं दिया जाएगा, उनको इस केस में एक किसी भी पेशी पर भी नहीं बुलाया जाएगा। तो ये दो चीजें हुई हैं कि पहले तो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ, सरकार ने दरखास्त दी,
हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने पैरवी की और उसके बाद फिर आजम खान साहब मंजर आम पे आए और आज वो नैब में भी गए हुए थे। तो मैं समझता हूँ आजम खान साहब ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है और एक सबूत दिया है कि वो साइफर वाले मामले पर बिल्कुल हकीकत सामने लेकर आए हैं बगैर किसी दबाव के। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है, इसमें बड़ी बात हुई था साहब कि वो अचानक से रूपोश हो जाते हैं, उनकी इस अगवा के खिलाफ जो है एक FIR भी कटती है, कोर्ट कहती है कि उन्हें पेश किया जाए और फिर सडनली ये बताया जाता है कि जी उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी दे दिया और वो लीक भी हो गया। तो कहीं ना कहीं एक शुबे के जो है वो ज़रूर आता है कि क्या उनसे किसी दबाव के तहत लिया गया है ये बयान, कहाँ गायब हो गए थे वो, अचानक सामने भी आ गए और बयान भी हो गया। आजम खान कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत ताकतवर आदमी है, इस मुल्क का टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनके टेंटिकल्स आज भी मौजूद हैं अफसरशाही के अंदर और वो मुल्क से बाहर थे, बगैर छुट्टी के बाहर रहे, वो वापस आए, आके उन्होंने ये फैसला किया। तो ये जो तासर अगवा का दिया जा रहा है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है और मैं इसको सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ कि आजम खान को ना तो अगवा किया गया ना कहीं ले जाया गया। ये बिल्कुल क्लियर मामला है कि वो रूपोश थे और वो मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आके अपनी गवाही देंगे, अपनी सफाई देंगे और बताएंगे कि जी इस केस में उनका लेना देना कोई नहीं है और ये तमाम तर चीजें इमरान खान साहब के कहने पर की गई थी। अच्छा, तो मैं इस इंप्रेशन को डिस्पेल करना चाहूंगा। और आप टाइमिंग देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जब विकेट हुआ, राइट, उसके बाद आजम खान साहब सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि वो बड़े इस मामले में बड़े अक्लमंद आदमी हैं और उन्होंने अक्लमंदी का भी और हुब्बुल वतनी का भी सबूत दिया है। तो अतातार साहब जरा नाजरीन के लिए ये भी तो बताएं ना कि जब कोई अप्रूवर बनता है, कभी कोई उन्हें सुल्तानी गवाह कह रहा है, कोई वादा माफ गवाह कह रहा है, तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी देखिए, वो तो अभी ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करेगा, बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ अभी अप्रूवर मजिस्ट्रेट के सामने बने हैं मगर ट्रायल में बतौर अक्यूज्ड या बतौर मुल्जिम जब उनको पेश किया जाएगा तो उनकी एक स्टेटमेंट वहां भी रिकॉर्ड होनी है, उन पर जिरा भी होनी है। राइट, ये ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी कि उनको गवाह के तौर पे रखना है, मुल्जिम के तौर पे रखना है, उनकी 164 की स्टेटमेंट का क्या करना है आगे। तो ये अभी ट्रायल चलेगा तो फिर ये उस पे मजीद बात की जा सकेगी, अभी बहुत कबल अज़ वक्त है ये बात कहना। और आपको क्या लगता है कि इसमें अब जो प्रोसीडिंग्स होनी है इस साइफर के मामले पर कितना वक्त लग सकता है? जैसे इरफान कादिर साहब का मैं बयान देख रही थी, वो कहते हैं कि ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। जी, बिकॉज देखिए ये छोटा ट्रायल है, इसमें 4 या 5 गवाह हैं, GIT की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, तमाम तर मामलात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और ये इतना पेचीदा मामला है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये ट्रायल इंशाल्लाह जल्द कंक्लूड हो जाएगा। आपकी असेंबलियों की मुद्दत कंप्लीट होने से पहले? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि असेंबलियों की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा, बट टाइम फ्रेम इसका ये 2-2.5 हफ्तों में इसको रैप अप किया जा सकता है। अच्छा, 2-2.5 हफ्तों में रैप अप किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत बार बार मज़ायका केस खेस उनको इम्प्लिकेट करने के लिए लेकर आ जाती है क्योंकि इलेक्शंस वो चाहती है कि जब हों, जब किसी न किसी तरह से उन्हें नाअहल कर दिया जाए, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट। देखिए, हमने तो नहीं इन्हें कहा था कि सऊदी वली अहद के दिए हुए तोहफे में जो घड़ी थी खाना काबा के मॉडल वाली उसको ब्लैक मार्केट में बेच दें। हमने भी तो नहीं कहा था कि तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उनकी प्रोसीड खा जाएं, उसको डिक्लेयर ही ना करें। हमने तो नहीं कहा था कि साइफर जलसे में लहराएं और उसके बाद घर जाके उसको घुमा दें। तो मजे का खेस तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी हरकत सकनात हैं कि वो एक बात करते हैं और दूसरी बात उससे मिलती नहीं है, कॉलो फेल में तजाद है, नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ऐसा शख्स पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अतातार साहब कि जिस वक्त आपकी हुकूमत आई थी, वजीर आजम ने कौमी सलामती का इजलास भी तलब किया था इसी मामले पर और पिछले इजलास के एलामिया की तौसीक की थी, यानी कि जी मुदाखलत हुई है, डिमार्श हुआ है, ऑल ऑफ दैट के सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि जो मंदरजात हैं उस साइफर के, यानी कहीं ना कहीं उसमें मुदाखलत का भी जाहिर है अमल दखल है, तभी उस एलामिया में जिक्र भी है और आपकी हुकूमत जब तौसीक करती है तो मानती भी है कि ऐसा हुआ है। तो क्या तमाम तर बयानियाँ
जो इसके इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बनाया वो तमाम तर झूठ पर मबनी था, या ये सब जब भी वो सामने आएगा जब वंस इट्स गोइंग टू बी डीक्लासिफाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि आई एम श्योर कि फिर अब तो ये पब्लिक होना पड़ेगा ना मजीद। वो डीक्लासिफाई तो जरूर होगा और उस पर कॉमेंट किया जा सकेगा, मगर मैं ये समझता हूं कि एक बयानिया घड़ा गया झूठा, जो आजम खान साहब भी कह रहे हैं, एक सॉवरन मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने सियासी मफाद के लिए, तो उसमें कोई सच्चाई ऐसी है नहीं कि एक सॉवरन गवर्नमेंट दूसरी सॉवरन गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है और कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखती है। और ये बड़ी एक संगीन इल्जामात हैं और साइफर के मंदरजात ऐसे बिल्कुल नहीं थे जिस तरह पेश किए गए और हम कोई गुलाम है का बयानिया बनाया गया, तो अब वहां से मदद क्यों सीख की जा रही है? ठीक है, अब वहां राइट्स की वायलेशंस का इल्जाम लगा के लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि जी हमारी पाकिस्तान आके मदद करो? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा मजे का खेज है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। जब डीक्लासिफाई होगा तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। बट तारड़ साहब, मदाखलत के हवाले से तो आप लोग तो यू स्टैंड बाय इट, राइट, कि वो तो हुई है, इसीलिए डिमार्च भी हुआ था। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल मदाखलत वाले बात को नहीं तस्लीम करता और सियासी बयानिए के तहत ये सारी चीजें चली हैं और मैं इसको रद्द भी करता हूं और मैं ये समझता हूं कि कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई फौरन मुदाखलत नहीं है, कोई फौरन कंस्पिरेसी नहीं है। ये सियासी बयानिया था। हाँ। इसको उन्होंने यूज किया और एक्सप्लॉइट किया इस चीज को। तो ये लेकिन आप रद्द जरूर करते हैं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब कौमी सलामती का इजलास बुलाया था इसी मामले पर, तो पिछले इजलास के एलामिया की तौसीक की थी ना, राइट? तो मींस ही एक्सेप्ट्स इट। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब कौमी सलामती की वो जो कमेटी है उसकी भी जब मीटिंग हुई तो उसमें भी इस साइफर को कहा गया कि जी ये इमरान खान साहब ने उसको मिस इंटरप्रेट करके उसका एक झूठा बयानिया गढ़ा गया था, उसने भी इस चीज को एंडोर्स किया, तो इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब। कहते हैं 2 से ढाई हफ्ते मैक्सिमम इस केस में लग सकते हैं इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए, और आज भी समझते हैं कि साइफर वाला मामला हो या फिर तोशा खाना केस हो या फिर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इज इन हॉट वाटर्स। वेल, वी टेक अ ब्रेक ओवर हियर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हैं, और हम उन्हें पूछेंगे क्योंकि सीनियर कानूनदान है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस साइफर वाले मामले पर ट्राई किया जाएगा या केस इसके तहत बनाया जाएगा, वो क्या समझते हैं, दुरुस्त है या नहीं? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, सीनियर कानूनदान भी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, ये बताइएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस केस में जो साइफर साजिश केस है वो इसी के तहत होगा। आपसे कुछ देर पहले अता तारड़ साहब हमारे साथ थे, कहते हैं इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 2 से ढाई हफ्ते लगेंगे और वो बहुत मुश्किल में है, खुसूसन आजम खान साहब के इकबाली बयान के बाद। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बज़ाहिर तो ये ऐसे एक फैब्रिकेटेड केस है जो बनाया जा रहा है, जिसके पीछे मकसद उनकी विक्टिमाइजेशन है। जहां तक सवाल ये है कि इस साइड की वजह से कोई नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पैदा हो गया, तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई सूरत हाल है जिससे आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को या आर्मी एक्ट को इसमें इन्वोक कर सके। अच्छा, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप कहते हैं इन्वोक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को अपने पास उस वक्त के वजीर आजम ले जाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि वो गुम हो गया, और वो कहते हैं पब्लिक में उसको दिखाना, उसके मंदरजात के हवाले से बात करना और उस पर एक सियासी बयानिया बनाना, अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आता तो फिर कौन सा कानून लागू होता है? या प्राइम मिनिस्टर्स को इजाजत होती है कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ले जाएं? देखिए, बात यह है कि फर्क होता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में और ऑफिशियल में। कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको सिर्फ क्लासिफाई कुछ पैसे के लिए किया जाता है, उनके पीछे वजूहात कुछ होती हैं खास। ऑफिशियल सीक्रेट्स जो होती हैं वो जिसका ताल्लुक जो बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी से होता है, उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये एक फॉर्मल सी डिस्कशन थी
जिसकी बुनियाद पर एक साइफर भेजा गया और उस साइफर को आप ऑफिशियल सीक्रेट के जुमरे में लेके आ गए। ओह, तो आपको लगता है कि ये पूरा फैब्रिकेटेड है, लेकिन वो जो अप्रूवर के तौर पर सामने आ रहे हैं वो उन्हीं के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो फिर उस सब का क्या होगा? देखिए ना, उनको तो आप किसी को भी बेबस शख्स को आप जबरदस्ती अप्रूवर बना सकते हैं। जिस तरह के एक जमाने में अप्रूवर बनाए ऐसे काली भुट्टो के मुकदमे में, तो जो हुकूमत बार होती है खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल होती है कि किसी शख्स को मजबूर कर सकती है कि अप्रूवर बन जाए और जो चाहे वही कहे। तो लिहाजा उस आजम खान ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि वो डिफाई कर सके। आफ्टर ऑल वो सिविल सर्वेंट था और अब जो है वो मुश्किल में है, तो उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं। ओके, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप कह रहे हैं। आप कहते हैं कि एक तो ये एक जो मरासला है ये ऑफिशियल सीक्रेट में नहीं आता, हुकूमत ये पूरी शद्दोमत से कह रही है कि कौमी सलामती को ख़तरा पहुंचा, एक मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया गया जिससे हमारे ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात ख़राब हुए, इससे हमारे माशी मसाइल भी बढ़ते चले गए। वो तो ये प्ली लेकर आ रही है सामने। देखिए, वो कुछ से कुछ बना दें, ये तो उनके सियासी स्टैंड है। वो इस साइफर को, जो कि मैं समझता हूँ कि इतनी उसकी कोई अहमियत नहीं है कि उसका इतना ये सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इकोनॉमी का सूरत हाल बनी है तो अपने हाथों से बनी है। आज 1.25 साल हो चुका है वो हुकूमत में है और वो इकोनॉमिक हालात को नहीं मैनेज कर सके। अब ये नई कहानी लेके 1.25 साल पहले की एक साइफर की कहानी लेके उसकी बुनियाद पर सियासी इल्जाम जो है जो उनके अपने पर आता है वो पिछली हुकूमत पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले वज़ीर आज़म पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता ये किसी तौर पर भी मुनासिब है। ये सिर्फ वही कुछ है जो कि इससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतें अपने इक़्तिदार में करती रही हैं अपोजिशन के लोगों के साथ और उनके खिलाफ गलत और झूठे मुकदमात बना के झूठे गवाह इकट्ठे करके लोगों को मजबूर करके उनको गवाह बनाने के लिए, अप्रूवर बनाने के लिए ये सब कुछ होता रहा है। कोई नई तरकीब ये नहीं दिखा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। ठीक है, लेकिन हामिद खान साहब यहाँ एक सवाल जरूर है। आपको विकीलीक्स भी याद होगा। हर मुल्क का मिशन जो है जाहिर है वो केबल्स के जरिए अपने हुकूमत से राब्ते में रहता है, तो ये तो एक ऑफिशियल सीक्रेट होता है, मतलब इसको आप पब्लिक तो नहीं कर सकते ना किसी भी सूरत। तो सही है जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट्स के जुमरे में आती हैं। ठीक, अब ये उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो मुल्क की सलामती के साथ होता है। उसमें बाज़ औक़ात एक्सचेंज जो होती है जिनका ताल्लुक हथियारों से, फौज से, इन चीजों से होता है, वो तो समझ में आती है कि वहां से एक किस्म की जो आपकी डिफेंस है वो कमजोर हो रही हो, ये तो समझ में आता है। अब साइफर तो एक ऐसी चीज है जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, एक्चुअली डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी नहीं है, आपका अपना ही नुमाइंदा आपको कोई चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? ऑफिशियल सीक्रेट से क्या ताल्लुक है? उससे मुल्क की डिफेंस से क्या ताल्लुक है? ये बातें आप चाहे किसी बात को बढ़ा के कुछ का कुछ बढ़ा दें, लेकिन हकीकत तो यह है कि इससे कोई ऐसा सूरत हाल नहीं पैदा हुई जिससे मुल्क के दिफा को कोई खतरा पैदा हुआ हो। ओके, एक तो ये मामला है साइफर का। दूसरा, इस वक्त आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर हमने देखा आजम खान साहब नैब के रूबरू पेश भी हुए हैं। इसी तरह तोशा खाना केस में भी 2 गवाहान जो हैं उन्होंने भी अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं। तो इन तमाम केसेस में जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ है, अता तारड़ साहब ये कहते हैं ये तीनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं और अब जो मुश्किलात हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तीनों केसेस में, क्योंकि ही फील्स दैट ये ओपन एंड शट केस है। उन 2 केसेस के हवाले से भी आप बताएगा, क्योंकि उसमें भी आजम खान साहब जो है वो बहुत सारी बातें जो अभी तक तो खैर ज़राए की इत्तलाती हैं कि वो उन्होंने नैब में क्या कुछ रिकॉर्ड कराया, लेकिन वो भी इज़ गोइंग अगेंस्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, या फिर ये कह दीजिए कि जो बयानात उन्होंने दिए हैं उस केस के हवाले से उसके बिल्कुल ही बरअक्स उन्होंने बात की है आजम खान साहब ने। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि और कौन से केसेस जो है इन्होंने खोल लिए हैं, ये बना लिए हैं, ये घड़ लिए हैं।
ये मैं कुछ नहीं कह सकता, से वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, जो हुकूमत पार में होती है हमारे यहाँ, वो हमेशा मुखालफों को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के केसेस बना लेती है, और उनके लिए गवाह भी मिल जाते हैं, क्योंकि इक़्तिदार में जो पार्टी होती है वो किसी को मजबूर कर सकती है कि वो जो चाहे उसे गवाही दिला दे। अब वो आजम खान या और जिन किसी अभी आपने जिक्र किया है, वो लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, जो जिनका पॉलिटिकल रोल नहीं था, ना उनको कोई जरूरत है कि किसी को डिफेंड करें, क्यों ना वो अपने आप को मुश्किल से निकाले, चाहे गलत बयान देना पड़ जाए, चाहे उसके लिए वो अपने बात को गलत तौर पे बयान करते। सर, गवर्नमेंट सर्वेंट तो फवाद हसन फवाद भी थे ना, वो भी तो खड़े रहे। यहाँ तो सवाल ये उठ रहे कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल्ड होता है, वो खड़ा रहता है, जैसे फवाद हसन फवाद खड़े रहे, नहीं बन के दिए अप्रूवर, तो फिर आजम खान साहब कैसे बन गए हैं? हर बंदे का अपना किरदार होता है, तो मैं ये कमेंट नहीं कर सकता। ये साबित करता है कौन कितना किरदार वाला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब फॉर पार्टिसिपेट इन फोकस। एक छोटी सी ब्रेक। कहते हैं ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनता ही नहीं है केस, जिस पे हुकूमत ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त मुश्किल में है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एजाज सैयद सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होंगे, उनसे पूछते हैं कि सियासी तौर पर हुकूमत क्या समझती है कि साइफर वाले मामले पर वो क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के गिर्द घेरा वाकई तंग करने में कामयाब होगी। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब। ज़रा जानते हैं कि ये आज़म खान साहब एजाज जैसे ही एकदम मंजर आम पर आए हैं, उसके बाद बड़ी तेज़ी आती जा रही है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो या फिर साइफर वाला मामला हो। ये तो बताइएगा कि अचानक आज़म खान साहब जो कि रूपोश थे वो सामने भी आ जाते हैं, 164 का बयान भी हो जाता है, और तमाम तर मामला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए एकदम पलट जाते हैं और हुकूमत के लिए आप समझ लीजिए कि उनके हक में जा रहे हैं। ये क्या माजरा है, कुछ ज़रा तफसील बताइएगा। नादिया, बहुत शुक्रिया। नादिया, मामला तो बड़ा सीधा है कि जो आज़म खान है वो सरकारी अफसर हैं, और सरकारी अफसर की हैसियत से जो चीज़ें वो देखते रहे हैं या जो चीज़ें उनके हाथ से निकलती रही हैं, वो बातें वो बताने के लिए तैयार हो गए हैं। और आपको पता ही है कि इसका पूरा एक पस मंज़र है। वो बैरून मुल्क थे, फिर वो पाकिस्तान में आए, फिर 17 जून को उनकी पुरस्रार गुमशुदगी की एक इतला आई, और फिर खामोशी हो गई, और फिर वो नमूदार हुए उस वक्त जब हमने देखा कि साइफर के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, और अब उन्होंने नैब के सामने बयान दिया है। तो जो स्टेटमेंट्स वो जमा करवा रहे हैं या रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये वो वाकयात हैं जो उन्होंने बहसियत सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर देखे हैं या उनमें कोई ना कोई किरदार अदा किया है। तो ये मामला जो भी है, इसमें जो सूरत हाल है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, वो कोई इतनी खुशगवार नजर नहीं आ रही। ये जो कुछ भी बयान जमा हो रहे हैं या रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, वो उनके लिए अच्छे नहीं। अच्छा, लेकिन जहां पर डाउट्स क्रिएट हुए थे एजाज के मुल्क से चले बाहर तो चले जाते हैं, मुल्क से वापस, फिर मुल्क में वापस आना, पुरस्रार गुमशुदगी, फिर आपको याद होगा ये कुछ एक दिन ऐसा था जिस दिन पाकिस्तान में हर वक्त ये कहा जा रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने को है और कोई अ पर्सन विल बी डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सुल्तानी गवाह बनकर सामने आएगा, और वो पॉलिटिशियन नहीं होगा, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और सबने गैस किया कि यकीनन वो आज़म खान साहब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर बड़े दिन के बाद 164 का बयान आया। तो सब ये कहते हैं कि ये जबर के ज़रिए कराया गया है, और जिस तरह से अचानक लोग सैर और तफरी के लिए चले जाते हैं, ये अचानक पेशावर चले गए अपने दोस्त के पास। आपको इसके हवाले से कोई इत्तलात हैं? देखें, जो सर्कमस्टांसेस हैं या जिस तरीके से उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट जमा कराई गई थी, वो कल कला एक सिचुएशन पैदा कर सकती है इन केसेस के अंदर। अगर कोई आइडियल सिविलाइज्ड मुल्क हो जहां पर चीजें बड़ी नॉर्मल हो, तो ये जो इस तरह के बयानात हैं उनकी
अहमियत कम हो जाती है। इस तरह के बयानात का जो फायदा है वो मुल्जमान को मिलता है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान कोई आइडियल स्टेट नहीं है, यहाँ पर आइडियल सिस्टम्स नहीं है। तो माजी हमारा इस तरह के बयानात और इस तरह के अफराद से लिए गए बयानात से भरा पड़ा है। जो स्टेटमेंट 164 का दिया गया है वो स्टेटमेंट ऐसा है जो कल-कला खुद आजम खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई बंदा अपने बयान से पीछे हटता है तो ये इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो खुद उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आज जो वो पेश हुए हैं नैब के रूबरू, मैं आपकी स्टोरी भी पढ़ रही थी, उसमें भी जो कुछ उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बताया है, अगर आपके पास उसके हवाले से कुछ खबरें हों तो ज़रूर बता दीजिए हमें। वो तो देखें, रिपोर्ट हमने किया कि जो आजम खान है उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है वो जो हुकूमती मौक़िफ़ है या नैब का जो मौक़िफ़ है वो उससे बिल्कुल हम आहंग है। जो नैब एक केस नैब ने तैयार किया है कि किस तरीके से 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग एक प्रॉपर्टी टाइकून या मलिक रियाज के अकाउंट में, उनके बेटे के अकाउंट में या बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में गए। तो इनका जो बयान है कि वो जो नोट तैयार किया गया था वो उससे बिल्कुल हम आहंग है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये सारी चीजें खुद खान साहब के लिए कोई इतनी खुशगवार नहीं है, बल्कि खान साहब ही नहीं बल्कि उनकी एहलिया के लिए भी खुशगवार नहीं है। अच्छा एजाज, ये बताएगा सियासी तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कहते हैं कि जब इलेक्शन होंगे जब उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। बाद सियासी मुबस्सिरीन का ये भी कहना था कि अभी जो कांटा मौजूद है उसको जब तक अलग नहीं किया जा सकता, इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है इन तमाम केसेस में से, चाहे वो अलकादर वाला केस हो यानी 190 मिलियन वाला केस हो, तोशा खाना हो, साइफर वाला हो, ये तीनों पर हुकूमत तकिया किए बैठी है कि किसी एक में ज़रूर मुश्किल हो सकती है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे? देखिए, ये तो लंबी बातें हैं ना, साइफर वाला केस या ये 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग वाला केस। जो इमीडिएट चैलेंज है वो इमीडिएट चैलेंज तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रेफरेंस जमा करवाया गया है उसके ऊपर गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए। मेरे ख्याल में वो केस ज्यादा सीरियस है, जो कि जी वो खाना कह लीजिए या मिस डिक्लेरेशन कह लीजिए, वो वाला केस ज्यादा फौरी नोयत का है। तो उसमें मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट या वर्डिक्ट है या फैसला है वो जल्दी आप और मैं देखेंगे। और वैसे तो ये प्रेडिक्ट कर नहीं सकता कोई भी, लेकिन आप भी क्या ये कहते हैं, ज़ाहिर है आपकी इतनी लोगों से बातचीत होती है पावर कॉरिडोर्स में भी, क्या हुकूमत ये समझती है या पीडीएम में शामिल इस वक्त जो जमातें हैं वो ये समझती हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन में जाकर शायद वो खातिर खा रिजल्ट उन्हें ना मिले, ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल में नादिया, जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। उन्हें पता चल गया है कि अब इमरान खान और उनकी जमात को डिसमेंटल किया जा चुका है और जो थोड़ी बहुत जमात रह भी गई है उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो अब जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं उन्हें इमरान खान से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि इलेक्शन करवाए जाएं और वक्त के ऊपर करवाए जाएं, ताकि ये ना हो कि ये अगर इलेक्शन डिले हुए तो चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। और डिले होने का खदशा है, उनको ये लगता है? जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे, इनकी डेट अनाउंस नहीं होगी, इस बात का खतरा मौजूद है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे। इसी के साथ प्रोग्राम का हुआ ख़त्म होता है। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।